फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस एंड आज का हमारा टॉपिक है सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन बी। तो आज हम सेक्शन बी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपने हमारी सेक्शन ए की वीडियो नहीं देखी है केमिस्ट्री सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, तो अभी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए और लिंक पे टैप कीजिए एंड हमारी वीडियो देखिए। अगर आप हमारी ये वीडियो सेक्शन ए की वीडियो देखे बिना देख रही हैं ये वीडियो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और आपको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। तो आई होप आप जल्दी से उस लिंक पे टैप कीजिए एंड हमारी उस वीडियो को क्लियरली देखिए। सो स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में अर्लियर वीडियो में 1 to 25 क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया था। अब मैं 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो ये 26 क्वेश्चन है। ये 26 क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से है, पहली बात। और दूसरा, इस सॉल्यूशन चैप्टर में इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ यूज होने वाली है वो KF/m इक्वल डेल्टा टी। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो भी डिफरेंस है वो, और ये आपका मास, ठीक है, और ये आपका KF, ये कांस्टेंट है, फ्रीजिंग कांस्टेंट है। अच्छा, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच इथाइल एल्कोहल must be added to 1 liter of water so that the solution will freeze at -14 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर KF और वाटर दे रखा है 1.860 डिग्री सेल्सियस पर मोल। ठीक है, तो मैंने आपको अभी इस न्यूमेरिकल के अंदर यूज होने वाला फार्मूला बता दिया है। तो जब हम ये मास पूछ रहे हैं ना, तो मास इक्वल हो जाएगा आपका KF। क्या हो जाएगा? KF अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर आप देख ही रहे कि KF की वैल्यू क्या है, 1.86, और जो आपका जो डेल्टा टी है वो आपका हो जाएगा 14। कैसे हो जाएगा? जब हम डेल्टा टी को निकालेंगे, है ना, तो 0 माइनस 14 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 14 डिग्री। तो हम यहाँ पर प्लस का 14 डिग्री यूज करेंगे। इसलिए होगा क्या, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ए ऑप्शन सही होगा, 7.5 मोल आएगा। अब एक और बात समझो, अगर ये ऑप्शन ग्राम में दिए होते तो आप इथाइल एल्कोहल का जब 46 एटॉमिक मास है उसका हमें इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमें ये ए आंसर होगा, ए ऑप्शन का सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉल्यूइन। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन को बनाने का प्रोसीजर पूछा गया है। तो क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या हुआ, Cl बेंजीन पर लगा हुआ है। ये आपकी बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा और आपका सोडियम के साथ रिएक्शन जब करेगा तो हो जाएगा टॉल्यूइन। क्या हो जाएगा? टॉल्यूइन। ठीक है, तो ये बनेगा आपका टॉल्यूइन। समझ में आ गया? तो अब इसके लिए हमने क्या क्या यूज किया, CH3Cl, ठीक है, और सोडियम और ड्राई ईथर। क्या यूज किया? CH3Cl और सोडियम और ड्राई ईथर। यहाँ पर ईथर यूज हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को हम 3 रिएक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं। वो 3 रिएक्शन कौन कौन सी हैं वो पहले मैं बता दूं। तो इसका ऑप्शन तो भी सही होगा, लेकिन मैं 3 रिएक्शन, उन रिएक्शंस को बता दूं वो कौन कौन सी है। एक तो नंबर 1 रिएक्शन बुर्ज रिएक्शन। क्या रिएक्शन है?
बोर्ज रिएक्शन, ठीक है। एक है बोर्ज फिटिग रिएक्शन, जिसमें एक एल्काइल होगा और एक बेंजीन होगा। यहाँ पर केवल एल्काइल होंगे। देखो दोनों में ही, इन दोनों रिएक्शन में सोडियम तो कॉमन है, ठीक है, और ईथर भी कॉमन है। अब हम थर्ड टाइप की रिएक्शन देखते हैं, तो उसमें आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन लिया जाएगा, ठीक है, और सोडियम लिया जाएगा और ईथर भी लिया जाएगा। उससे बनेगा बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। लेकिन अगर हम ब्रोमीन और क्लोरीन की जगह पर आयोडीन लगा देते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। ये फिटिग रिएक्शन थी, अब हो जाएगी उल्मान रिएक्शन। ये मैंने आपको 4 रिएक्शन के नाम अभी इसी क्वेश्चन नंबर 27 में समझाएं। ये बार बार मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ इसलिए समझाता हूँ जिससे आप ऑप्शंस को रटें नहीं, सीखें, और आगे हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस को पूछा गया है कि जब XeF6 है ना, किसके साथ रिएक्शन करता है? XeF6 किसके साथ रिएक्शन करता है? H2O के साथ, ठीक है। जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है XeO2F2, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये कंपाउंड कौन से वाले ऑप्शन में है। तो ये 2 में है, लेकिन इसके साथ साथ 4HF भी बनते हैं, क्योंकि हमने ये जो ले रखा है वो XeF6 ले रखा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा 4th सही। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन है 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 को जब हम देखेंगे तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन ऑप्शन सही होने से पहले मैं थोड़ा समझा दूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सुक्रोज। देखिए सुक्रोज के लिए सबसे बेस्ट बात क्या है कि सुक्रोज इन्वर्जन में पार्टिसिपेट करता है। सीधी सी बात है, सुक्रोज किस में पार्टिसिपेट करता है? इन्वर्जन में। मतलब सुक्रोज जब HCl के साथ है ना, HCl के साथ रिएक्शन करता है सुक्रोज, तो इस सुक्रोज का इन्वर्जन हो जाता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक मॉलिक्यूल मिलते हैं। देखिए बाकी के और देख लें। अगर हम इट इज़ लेबोरेटरी की बात करें तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, मतलब ये मतलब की बात नहीं है। इट अंडरगो म्यूटर रोटेशन, तो भाई ग्लूकोज का म्यूटर रोटेशन होता है, इसका नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू। अब देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर भी तो मालूम होना चाहिए, तो मैंने ये आपके सामने फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर है। इस फिनॉल के स्ट्रक्चर में एक चीज़ देख रहे हैं कि जो आपका ऑक्सीजन है उस पर एक लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या करते हैं, वो अंदर जो बेंजीन की रिंग होती है उसके चार्ज के चपेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर, और हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड। तो बेंजीन के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर हो जाता है, इसलिए हम इस न्यूक्लियोफाइल को हटा नहीं सकते। इसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी ये ऑक्सीजन हटेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाना किसके बीच में? कार्बन। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 31 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 31। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। इसमें लिखाया गया है कि नाइट्रोजन के अंदर हाँ आयनेशन एंथैल्पी पूछी है। तो देखो पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, पहले मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा। मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन
का आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी होती है फॉस्फोरस से, फिर फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा होती है सल्फ़र से आयनेशन एंथैल्पी। ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, ऑप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा आयनेशन एंथैल्पी शो कर रहा है, तो वो है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। चलिए ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर एक फॉर्मेट बताया गया है कि उन्होंने कहा कि CCP एक अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें मेटल है M और एक ऑक्सीजन है। जो मेटल है उसके नंबर ऑफ़ एटम की संख्या मान लीजिए X है, और जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड आयन है, वो आपका टेट्राइडल और ऑक्टाइडल वॉइड दोनों को शो कर रहा है। तो हम जानते हैं टेट्राइडल वॉइड की संख्या कितनी होती है, 2। तो हमने नंबर ऑफ एटम X मान रखे हैं, तो 2X हो जाएगा। वो ये करें कि जो आपका टेट्राइडल वॉइड है वो 1/2 है, ठीक है। प्लस करेंगे इसके साथ, जब हम प्लस करें तो x/2, जब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x/2। क्या हो जाएगा, 3x/2। तो जब हम इस पूरे, है ना, मॉलिक्यूल के साथ इसे ऐड करेंगे, समझेंगे, तो ऑक्साइड पर आएगा 3x/2, ठीक है। ये 2 यहाँ पर आएगा और इसका x कैंसिल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा D। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। 33 क्वेश्चन में ये बताया गया है कि रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद Cl2। अब हम जानते हैं कि टॉल्यूइन है क्या, CH3 है, ठीक है। अब टॉल्यूइन पर Cl2 की रिएक्शन करवाने दो। फिर इसे किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, FeCl3 के प्रेजेंस में। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की, और बेंजीन पर CH3 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा, है ना, क्लोरो टॉल्यूइन का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ऑर्थो पैरा क्लोरो टॉल्यूइन का ऑप्शन है कौन सा, तो बाकी के ऑप्शन को हम ध्यान नहीं देते। ये क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है। चलिए दूसरा 22 वाला है, इसे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। उसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपका FeCl तब तो ये मिल गया, वाइल देयर द ऑफ टॉल्यूइन। अब हम टॉल्यूइन को CH3 जो आपका बेंजीन के साथ लगा हुआ है, इसे हम Cl2 को के साथ H मतलब लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो इसके जितने भी हाइड्रोजन थे वो सब गायब हो जाएंगे और CCl3 बन जाएगा और उधर बनेगा 3HCl। तो यहाँ पर 3Cl2 ले लेंगे, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन 3 परफेक्ट आंसर है। बाकी का मैंने आपको समझाई दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जब हम देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो वो पूछ क्या रहा है, वो ओजोन पूछ रहे हैं। हमें केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो ओजोन का इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है और ये एंगुलर है। हर एक ओजोन पर कुछ ना कुछ स्पेशल है। 2 लोन पेयर हैं यहाँ पर केवल 1 ही लोन पेयर है, यहाँ पर आपके 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। अब 3 लोन पेयर हो गए। अब यहाँ पर ये जो आपका शेप है वो एंगुलर है, ANGULAR, ठीक है, एंगुलर है। पहली बात तो ये देखो एंगुलर कौन कौन से में, B और D में। अब ये देखते हैं कि कितने पिकोमीटर की लेंथ होती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो लेंथ होती है वो 127.8 होती है, लेकिन 128 दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा D। ऑप्शन नंबर D 34 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में इम्पोर्टेंट बात ये पूछी गई है कि जब कोई ज़्यादा पानी पीता रहता है या सॉल्ट भी लेता रहता है तो उसकी सेल्स के अंदर डिफ्यूजन की एक प्रोसेस हो जाती है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बॉडी का
ज़्यादा मात्रा में, इसे हम पफिन्स और एडिमा कहते हैं। एडिमा भी कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं? एडिमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? ग्लूकोज के साथ। तो जब हम ग्लूकोज के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोज जी हो गया, पेंटा है ना एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। देखो मैं बोल रहा हूँ इसलिए कंप्लीट नहीं लिख रहा, ठीक है, और पॉसिबल नहीं है मोबाइल फ़ोन पर ये पूरा यूज करना। तो अब दूसरा देखते हैं। ए तो हमने निकाल लिया, पेंटा एसीटेट कौन सा है? तो ये तो वही सी में भी और डी में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। डी में इसलिए सही होगा कि कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ हमेशा सैक्रिक एसिड बनता है। जी आपका ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक टेस्ट होता है जिसे हम लेक टेस्ट कहते हैं। किसके लिए होता है? एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम के भरमार एटम्स होते हैं +3 चार्ज वाले, ठीक है। तो जब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है तो इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए हम इसे लेक टेस्ट के नाम से जानते हैं। रुक जाइए, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा 4, एडजॉर्प्शन ऑफ लिटमस बाई, है ना, AlOH का होल थ्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अब करना क्या है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कि ये आपकी एक यूनिट सेल दे रखी है। क्या दे रखी है? यूनिट सेल ऑफ NaCl, जिसमें फॉर्मूला यूनिट मतलब Z की वैल्यू कितनी है? 4। समझ रहे हैं ना? अच्छा, इट्स एज लेंथ है 50 नैनोमीटर। कितना है? 50 नैनोमीटर। पहले हम इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, है ना, पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 500 पिकोमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, अभी हमने 500 बता दिया। अब A इक्वल हो गया 500, ठीक है। जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10। बात समझ में आ गई? तो 500 × 10⁻⁻10। चलिए अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो डेंसिटी कैसे निकलेगी? 4 × सोडियम क्लोराइड का मास क्या है? 58.5, ठीक है। और इसके बाद जो A निकाला था मतलब 500, ओके, उसके होल थ्राइस मल्टीप्लाई 10⁻³ और एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आएगी कितनी? 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी आएगी कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सारी चीज़ें समझ लेते हैं सिंपलिसिटी से। 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका बेसिक करेक्टर होता है। तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो NH3 ज़्यादा बेसिक है कंपेरिजन टू, है ना, PH3, ठीक है, कंपेरिजन टू SVH3, ओके, कंपेरिजन टू BiH3। ये तो आपका बेस का नेचर, ठीक है, मतलब बढ़ता डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस, मतलब नाइट्रोजन छोटी साइज का है, इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे सकता है लोन पेयर, तो ये अच्छा बेस है। फॉस्फोरस बड़ी साइज हो गई, वो लोन पेयर बड़े हो जाते हैं तो अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन, है ना। क्वेश्चन में तो यही पूछा गया ना कि फॉलोड करेक्टरी आंसर, हाँ, प्रॉपर्टी। तो जो आपका इस क्वेश्चन में दिया गया है वो है I2Cl2Br2, है ना। अमोनिया इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया कैसा है?
तो ये जो आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का दिख रहा था तो उसमें देखेंगे जैसे आपका ये NH3 है, ये सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल दिखा रहा है, नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल वाली बात ज़्यादा सही है, ठीक है। रेडियो करेक्टर वाला तो हम अभी बता ही रहे हैं, और ES3 का बॉन्ड एंगल कम है, तो मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल के थ्रू सही आंसर है, तो आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में ये बताया गया है कि ये जो आपका कंपाउंड बनाया हुआ है 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, पहले इसी को समझ लो ना कि ये क्या है, तो 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि 2,4, तो 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, ठीक है, मिथाइल है, ठीक है, 2 मिथाइल लगा दी और बीच वाले पे OH लगा दो। ये कंपाउंड आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 2 मिथाइल प्रोपेनल ले लेंगे। अब देखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेनल ले लिया, ठीक है, प्रोपेनल ये नहीं होगा, प्रोपेनल C11O और H होगा, ठीक है, तो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। चलो 2 मिथाइल प्रोपेनल ले लिया। अब इसके बाद हम ले लेंगे, एक एक करके आप नोट करते जाइए, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो ये I हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, Mg हो गया, और ये कनेक्ट करेगा बीच वाले कार्बन के साथ प्रोपाइल के, ये आपका आइसोप्रोपाइल हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। जब ये ऐड करेंगे तो इसका ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा और ये अटैच होगा कार्बन के साथ, इसकी वजह से आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो मैं तो बिना एक्सप्लेन के कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, जब कुछ ज़्यादा जल्दी होगी और एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो टेस्ट सीरीज मैंने अभी से शुरू कर दी है एग्ज़ाम के लिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 पर हम बात करते हैं। वो लिख रहे हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ये आपका CH2OH है, ठीक है, और ये बेंजीन के कार्बन पे लगा हुआ है, समझ लीजिए ये है OH। एक्चुअल में फॉर्मूला ये है। वो ये कह रहे हैं कि रिएक्शन कर रहा है PCl5 के साथ, वही जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो नहीं रही है, तो ये Cl इस OH को हटाएगा। जब ये हटाएगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड बनेगा या नहीं बनेगा 41, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड ही बनेगा, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर 2 क्लोरो मिथाइल फिनॉल, ये बनेगा ही नहीं, ऑर्थो क्लोरो मिथाइल है ना, क्लोरो बेंजीन, ये भी नहीं बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 to 42 देखते हैं। 42 को चलिए 42 क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अमोनिया इज द वीकर है ना, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ क्वेश्चन नंबर है ना अमंगेस्ट 15 हाइड्राइड। तो इसका 42 का आंसर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि जो आपका एसिड बेसिसिटी होती है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, तो और कहीं बी कैस लिख रखा है, कुछ लिख रखा है, तो वो सारे सेंटेंस गलत हैं। ऑप्शन नंबर 42 का ए सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में ये बताया गया है कि आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द, तो सेकेंडरी अल्कोहल बेटा ये है, ये टर्शरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके नीचे भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ऑप्शन ये चेक कर लेते हैं कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल के 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में जो आपका बी आर होता है, ये बी आर बहुत
खतरनाक होता है, इस एल्कीन के दोनों बॉन्ड को तोड़ देता है। जैसे ये दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा, ओके, तो फिर क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक जगह पॉजिटिव चार्ज, एक जगह नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एज इट इज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज पे Br यहाँ लग गया और एक पॉजिटिव चार्ज पे Br यहाँ अटैक कर देगा। तो आप देख रहे हैं ये एडजेसेंट कार्बन पर 2 Br लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं वेसिनल। वेसिनल क्या बोलते हैं इसे? वेसिनल। तो ये वेसिनल टाइप का कंपाउंड बनेगा। अब देख लो भाई ये कौन सा वाला वेसिनल डाइब्रोमाइड है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा खतरनाक आ गए हैं, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, तब बात बनने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन ऑफ फ्लोरीन बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ये देखना है कि ये बात सही है या गलत है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसा होता है, क्योंकि हम ऑप्शन अगर हम देखें मतलब तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, तो ऑक्सीजन लेस देन होती है नाइट्रोजन से, है ना, ग्रेटर देन होती है नाइट्रोजन से, फिर ऑक्सीजन आता है। तो ये आयनेशन एंथैल्पी का वो था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है ना। ये जो मैंने आपको बताया है ये इलेक्ट्रो निगेटिविटी का आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, आयनेशन एंथैल्पी का। इसका मतलब क्या है कि ए ऑप्शन क्यों सही है, मतलब ए ट्रू क्यों है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस ऑफ फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है किससे, लेस है फ्लोरीन से, बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा है। नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड होता है, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होते हैं हाफ फिल्ड, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा सी सही। सी ऑप्शन इसलिए सही होगा, ए सेंटेंस जो है एक्सप्लेनेशन या एसर्शन सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में बता रहे हैं कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेवल एज एसर्शन ए एंड रीजन। तो एसर्शन ए में एल्के हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये बात बिल्कुल सही है। एल्के हैलाइड में CH3 होता है और Cl होता है मान लीजिए, ठीक है। तो ये तो पोलरिटी दिखा रहा है नेगेटिविटी, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक पार्ट है, तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, इनसॉल्युबल है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं दूसरे सेंटेंस में कि ये आपका sp3 होता है। तो देखो ये sp3 होता है, ये बात बिल्कुल सही है, पहला भी बात सही है, लेकिन जो आपका R है वो A का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो बोथ A एंड R आर करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब तो जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। गिवन ब्लोज आर स्टेटमेंट लेवल एज एसेसन। तो मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल सही है ना। और मोलारिटी या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कैसे क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो क्वेश्चन नंबर 48 को करने से पहले ये देखते हैं SO2 इज़ अ रिड्यूसिंग वाइल TeO2 इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। फिर वो कह रहे हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम SO2 टू TeO डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसका पॉइंट ए सही है, मतलब A एंड R आर ट्रू और R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A।
ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाते हैं। यहाँ की कहानी ये है, यहाँ की कहानी देखिए, वीडियो बहुत देर से मैं चला रहा हूँ। एक बार फिर मैं आपको बोलता हूँ, हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नई चीज़ें मिलेंगी। और डिस्क्रिप्शन दिस इज नॉट अ लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? अरे KF ही तो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला यही तो होता है, M इंटू कैपिटल R इंटू T²F, ओके, अपॉन 1000, ओके, देन डेल्टा HF। ये है पूरी कहानी, ठीक है। तो ये आपकी एंथैल्पी है। अब वो ये कह रहे हैं कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सही है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट बताया गया है वो गलत है। यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है ना। यूनिवर्सल कांस्टेंट तो वही हम R को मान सकते हैं जो बेस्ट कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट आंसर। लवली, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। लेट मी यस, वेरी गुड। हाँ, यहीं पे मैं समझाऊंगा, इसी को मैं समझाऊंगा। रुक जाओ, वेट करो। चलिए ठीक है, अब ये स्लाइड हो गया, अब हम इसे हटा दें, ठीक है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है बी। कैसे मैंने पहचाना? फर्स्ट, जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पे 2 पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। और जो आपका सेकंड है वो ऑप्शन थाइमाइन DNA में होता है, और यूरेकल होता है RNA के अंदर। यूरेकल में क्या होता है? RNA। पूरी बात सीखो वीडियो में, ठीक है, पूरी नॉलेज लो। इंसुलिन हार्मोन होता है, वो आपका क्या होता है? प्रोटीन होती है, ठीक है। और जो आपका फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है वो DNA में होता है। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने के लिए काम में आता है। इसे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, एनालॉजीज आर करेक्ट। कौन कौन सी बातें सही, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पर दिखा रखा है नाइट्रोजन का 1:2:2 और 2p3 होता है। आर्गन का थोड़ी होता है, आर्गन में 3s2 और 3, है ना, p6 भी होना चाहिए। ये तो कहाँ खा लिया, तो ये सही नहीं है। कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है। जीनोन नो कंपाउंड, जीनोन की कोई कंपाउंड नहीं होती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, और ये ऑप्शन भी गलत है, ये दोनों गलत हैं, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। XCF2 लीनियर होता है, ClF3 ट्राइगोनल प्लेनर। अरे भाई, ClF3 ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता, वो T शेप होता है, ठीक है। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा, 4 तो बचा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ 51। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। यहाँ पर भी एनालॉगी देखें ये कौन सी वाली सही है। तो इसमें जो आपका पहली वाली बात बताई गई है वो ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? सेम होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो आइसोमर होगा ना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर 54। चलिए, लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेन। 2 क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। ये पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़िए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं कंसंट्रेट करता हूँ केवल और केवल क्वेश्चन थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। यहाँ पर कैटायन दे रखा है, तो कैटायन को ऊपर रखेंगे, कैटायन को हम रखेंगे ऊपर, तो ये आपका कैटायन हो गया। नीचे एनायन रखेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे। जब हम उसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा।
हाँ, वो कहना रेडियस ऑफ इतना इतना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एजी। तो एजी का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, तो एजी का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। कैसे? जब हम इसका इसकी वैल्यू निकालेंगे कैटाइन और एनाइन से, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.5 और 833। भाई कैलकुलेटर लेके मत बैठो, पेन और रफ कॉपी लेके बैठो और क्वेश्चन करो, ठीक है, तुक्का नहीं लगेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सी सही होगा, ऑक्टाहीड्रल शेप निकल के आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर मैं आपके लेक्चर देना चाहूँगा, ठीक है, मैं समझाना चाहूँगा, ठीक है। ये समझाऊँगा कि यहाँ पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। वो ध्यान ये है कि आप चूहे देखो, तो अ सॉलिड ए बी है ना, स्क्वायर प्लेनर है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, ऐसा होता है स्क्वायर प्लेनर, सीधी सी बात है। इफ़ रेडियस ऑफ कैटाइन ए प्लस हमें 120 दे रखी है, दूसरे की वैल्यू तो सीधी सी बात है 120 को आप क्या करें, किससे डिवाइड कर दें, है ना, इससे स्क्वायर प्लेनर मतलब टेट्राहेड्रल वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो उससे जब डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आएगा 290 पिकोमीटर, तो आंसर होगा डी। थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने की कोशिश करें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए। आगे वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, अभी मैं आपको बता देता हूं। वो चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, नीट और आईआईटी जेईई में काम में आने वाले हैं। ये वीडियो भी नीट, आईआईटी जेईई, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ईबी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस